हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में आई ऑलरेडी हैड स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का डिस्कशन जो है मैं स्टार्ट कर चुका था, जिसमें कि मैंने आपको सक्सेशन के बारे में बताया, इकोलॉजिकल सक्सेशन के मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उनमें से दो मेजर टाइप के जो सक्सेशन है, जिनको आप हाइड्रार्क सक्सेशन या फिर जिरार्क सक्सेशन कहते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म तो इनका मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द मैकेनिज्म फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन, लेकिन तरीका अलग अलग होता है वहां पे पायोनियर दोनों कंडीशन में, हाइड्रार्क सक्सेशन में और जिरार्क सक्सेशन में। जिरार्क सक्सेशन जो जनरली टेक प्लेस करता है दैट टेक प्लेस ऑन बेयर रॉक, आर यू गेटिंग और नॉट। वहीं हाइड्रार्क जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है दैट टेक प्लेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में यानी कि वाटर बॉडी के अंदर, राइट, टेक प्लेस करता है हाइड्रार्क सक्सेशन। तो मैकेनिज्म आई ऑलरेडी डिस्कस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे हाइड्रार्क सक्सेशन और जिरार्क सक्सेशन में एट द एंड, राइट, जैसे कि मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि जो जिरार्क सक्सेशन होता है या जैरिक कंडीशन में जो स्टार्ट होता है, ड्राई कंडीशन में जो स्टार्ट होता है, दैट लीड्स टू मैजिक कंडीशन। कोई भी सक्सेशन हो, चाहे वो हाइड्रिक कंडीशन में हो, चाहे वो जेरिक कंडीशन में हो, चाहे वो वाटर के अंदर हो या फिर वो ड्राई कंडीशन में हो, तो दोनों ही कंडीशन लीड्स टू मैजिक कंडीशन। तो जेरिक सक्सेशन भी मैजिक कंडीशन की तरफ जाता है, राइट, और हाइड्रार्क सक्सेशन भी मैजिक कंडीशन की तरफ जाता है। तो दोनों सक्सेशन का रिजल्ट एक कॉमन होता है, मैजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, नेदर ड्राई एंड नॉट टू वेट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैजिक कंडीशन डेवलप होती है दोनों ही सक्सेशन में। लेकिन दोनों सक्सेशन में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में पायोनियर स्पीसीज अलग अलग होती है, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो यहाँ पे कम्युनिटीज है, बायोटिक कम्युनिटीज हैं, उसमें सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज आती है, पायोनियर कम्युनिटी, फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटी और उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है तो माना जाता है कि सक्सेशन कंप्लीट हुआ। हालांकि क्लाइमैक्स कम्युनिटी में भी चेंजेस आते रहते हैं, बट क्लाइमैक्स कम्युनिटी में बड़े ही स्ट्रिक्टली चेंज आते हैं, राइट, और वो जो है एनवायरमेंट के साथ, राइट, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेवलप हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पायनियर स्पीसीज कौन कौन सी है, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कौन कौन सी डेवलप होती है, राइट, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है। तो ये बाकी तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन इनकी जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले मैं जिरार्क सक्सेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, जिरार्क सक्सेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि ये दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रार्क सक्सेशन और दूसरा जिरार्क सक्सेशन। तो जिरार्क सक्सेशन जो टेक प्लेस करता है, टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। ये ड्राई कंडीशन में टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, बेयर रॉक पे जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है दैट इज जिरार्क सक्सेशन। ड्राई कंडीशन में या बेयर रॉक पे जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है उसे आप जिरार्क सक्सेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां पे ये बेयर रॉक पे टेक प्लेस करता है, ड्राई कंडीशन में टेक प्लेस करता है। दिस सक्सेशन लीड्स टू मैजिक कंडीशन। ये मैजिक कंडीशन का मतलब ये है द कंडीशन विच इज नेदर ड्राई नॉर टू वेट। ना तो वो ज्यादा ड्राई होती है कंडीशन और ना ही ज्यादा वेट होती है। तो मैजिक कंडीशन डेवलप होती है जिरार्क सक्सेशन के बाद। तो यहां पे लीड्स टू मैजिक कंडीशन, इट मींस नेदर ड्राई नॉर टू वेट। ना तो ड्राई होता है ना ही वेट होता है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाइड्रार्क सक्सेशन जो है, दिस सक्सेशन टेक प्लेस इन, ये सक्सेशन टेक प्लेस करता है, दिस सक्सेशन टेक प्लेस इन एक्वेटिक कंडीशन। दिस सक्सेशन टेक प्लेस इन एक्वेटिक कंडीशन या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ये सक्सेशन टेक प्लेस करता है, जिसको आप हाइड्रार्क सक्सेशन कहते हैं। अब सक्सेशन चाहे जिरार्क हो
या सक्सेशन चाहे हाइड्रार्क सक्सेशन हो, लेकिन दोनों में एक ही कंडीशन डेवलप होती है। दिस हाइड्रार्क सक्सेशन ऑल्सो लीड्स टू मेजिक कंडीशन। ये एक मेजिक कंडीशंस को डेवलप कर देता है हाइड्रार्क सक्सेशन। तो हाइड्रार्क सक्सेशन लीड्स टू मेजिक कंडीशन, जिरार्क सक्सेशन लीड्स टू मेजिक कंडीशन। सो बोथ दी सक्सेशन लीड्स टू मेजिक कंडीशन, राइट। जिरार्क सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन, राइट। वहीं जो हाइड्रार्क सक्सेशन टेक प्लेस है दैट टेक प्लेस इन एक्वेटिक कंडीशन, राइट, वाटर कंडीशन या हाइड्रिक कंडीशन भी आप बोल सकते हैं। लेकिन दोनों में पायनियर स्पीसीज अलग अलग हैं, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज अलग अलग हैं, जिसपे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पे जिरार्क सक्सेशन की बात करें तो जिरार्क सक्सेशन में जो पायनियर कम्युनिटी होती है जनरली वो होती है लाइकेन। लाइकेन इज द पायनियर कम्युनिटी। याद रहे, जो लाइकेन है वो पायनियर कम्युनिटी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे 3 टाइप्स की कम्युनिटी पाई जाती है। पायनियर कम्युनिटी, एग्जैक्टली, और ट्रांजिशनल कम्युनिटी, एंड एट द एंड जब सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है, दैट यू कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो चाहे सक्सेशन जिरार्क हो चाहे सक्सेशन हाइड्रार्क हो, क्लाइमैक्स कम्युनिटी सब में ही बनती है। तो यहां पे मैं लाइकेन की बात कर रहा हूं। लाइकेन एक पायनियर कम्युनिटी है एक जिरार्क सक्सेशन में। अगर सक्सेशन बेयर रॉक पे टेक प्लेस कर रहा है, ड्राई कंडीशन में टेक प्लेस कर रहा है, वहां पे लाइकेन एक पायनियर कम्युनिटी बन जाती है। तो लाइकेन जो है एक पायनियर कम्युनिटी बन जाती है। पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले लाइकेन ग्रो करते हैं, और लाइकेन में भी सबसे पहला जो फर्स्ट लाइकेन है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है कि जिरार्क सक्सेशन में लाइकेन एक पायनियर कम्युनिटी मानी जाती है। लाइकेन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें से सबसे पहला जो लाइकेन ग्रो करता है किसी बेयर एरिया पे, किसी बेयर रॉक पे या किसी भी ड्राई कंडीशन में, वो जो लाइकेन है उसको आप बोलते हैं क्रुस्टोज लाइकेन। तो पहले क्रुस्टोज लाइकेन बनेगा, राइट, और क्रुस्टोज लाइकेन के बाद फॉलिएज लाइकेन। तो क्रुस्टोज लाइकेन एंड फॉलिएज लाइकेन, तो पहले क्रुस्टोज लाइकेन बनता है, उसके बाद फॉलिएज लाइकेन बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही लाइकेन, खासकर क्रुस्टोज लाइकेन एसिड रिलीज करता है। एसिड रिलीज करने की वजह से वहां पे जो रॉक है, बेयर रॉक है, राइट, उसमें जो है क्रिवाइसिस डेवलप हो जाते हैं। एसिड जो है, राइट, अपर सरफेस ऑफ रॉक को मतलब क्या कर देता है, वो अपर सरफेस ऑफ रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पे पार्टिकल्स जो है निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड सिक्रीशन फ्रॉम क्रुस्टोज लाइकेन। फॉलिएज लाइकेन उसके बाद ग्रो करते हैं। फॉलिएज लाइकेन थोड़े लीफी होते हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, और ये थोड़े डेंस भी होते हैं, इनके मासेस भी ज्यादा होते हैं। तो लाइकेन जो है पायनियर कम्युनिटी है। लाइकेन के बाद जो दूसरी कम्युनिटी आती है वो आती है मोसिस। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, मोसिस एक मैट जैसा एरिया बना लेती है। कहीं पे भी अगर आप देखें तो एक मैट की तरह अपने आप को ग्रो कर लेती है, एक चटाई सी बिछा देती है, राइट, मैट सा बना लेती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मोसिस आर हाईली सिग्निफिकेंट। आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में मोसिस के सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकल सक्सेशन में सॉइल की फॉर्मेशन में वेरी एसेंशियल होती है। मोसिस जो होता है उसका भी अपना एक डेंस मास बनता है। जब मोसिस डेड हो जाते हैं तो डेड होने के बाद उनकी जो बॉडी है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सॉइल बनाने में हेल्प करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोसिस बनते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगी। ये प्राइमरी सक्सेशन में आता है। बेयर रॉक पे जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये लाइकेन जैसी स्पीसीज, मोसिस जैसी स्पीसीज हेल्प करती है। तो मोसिस के बाद लाइकेन बने, लाइकेन के बाद मोसिस, मोसिस के बाद ग्रासेस डेवलप हो जाती हैं, राइट। मोसिस ऐसी कंडीशन डेवलप कर देता है, ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है कि वहां पे सीड जर्मिनेशन के लिए एक अच्छा खासा कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलप हो जाती है और वहाँ पे ग्रासेस के सीड जर्मिनेट करते हैं और ग्रासेस जो है वो रैपिडली ग्रो होती है। सबसे पहले ग्रासेस में जो ग्रास डेवलप होती है वो एनुअल ग्रास होती है, उसके बाद पेरिनियल ग्रासेस होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहले एनुअल ग्रासेस बनती है, एनुअल ग्रास, और उसके बाद पेरिनियल ग्रास बनती है ग्रासेस में। एग्जैक्टली, ग्रासेस के बाद बनती है हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, और एट द एंड फिर सर्ब्स जो है वो बनाती है
क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फिर वहां पे ट्रीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, जिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को आप फॉरेस्ट कहते हैं। एट द एंड धीरे धीरे फिर वहां पे फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इस सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीक्वेंस को जनरली मिस अरेंज कर दिया जाता है और फिर आपको उसको एक सही ऑर्डर वाली सीक्वेंस को चूज करना होता है ऑप्शन में से। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट बन जाता है, फॉरेस्ट जिसको आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन इज पायनियर कम्युनिटी और यहाँ पे मोसिस से लेके शर्ब्स तक ट्रांजिशनल कम्युनिटी मानी जाती है। ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी है, याद रहे। और फॉरेस्ट जो होती है वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो जिरार्क सक्सेशन हो चाहे वो हाइड्रार्क सक्सेशन हो। एट द एंड जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है वो फॉरेस्ट बनती है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में 3 टाइप्स की कम्युनिटी पाई जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी, फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटी और उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये हाइड्रार्क सक्सेशन है। तो ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है, पहले लाइकेन, फिर मॉसिस, फिर ग्रासेस, फिर हर्ब्स, फिर सर्ब्स एंड फिर फॉरेस्ट। इसको याद करने की एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। सपोज दैट अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं हो पा रही तो इस ट्रिक से आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। देखिए एल फॉर लाइकेन, यहां पे एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एक निमोनिक है, लेट मी गेट हाई स्कोर। तो ये एक निमोनिक मैंने आपको बताया, लेट मी गेट हाई स्कोर। लेट, एल फॉर लाइकेन, एम फॉर मी एंड एम फॉर मॉसिस, जी फॉर गेट एंड जी फॉर ग्रासेस, एच फॉर हाई, एच फॉर हर्ब्स, एस फॉर स्कोर, एस फॉर शर्ब्स। Is that clear to all of you? Shrubs. Are you getting? So let me get high score. Let lichen, me mosses, get grasses, high herbs, score shrubs. तो ये सीक्वेंस इस तरीके से आपको याद रख लेनी है। और लास्ट वाला जो फॉरेस्ट है वो दोनों में कॉमन है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, दैट इज वेरी इजी टू लर्न। तो ये निमोनिक अगर आपने याद कर लिया, लेट मी गेट हाई स्कोर, लेट बोले तो लाइकेन, मी बोले तो मोसिस, गेट बोले तो ग्रासेस, एच जो हाई बोले तो हर्ब्स एंड स्कोर मतलब शर्ब्स। तो इस तरीके से इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं लेट मी गेट हाई स्कोर। तो ये आपको एक ऑर्डरली याद हो जाएगा। इसकी सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं हाइड्रार्क सक्सेशन की। टेक प्लेस इन एक्विटी कंडीशन एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू मैजिक कंडीशन। चाहे सक्सेशन जिरार्क कंडीशन में हो, चाहे सक्सेशन हाइड्रार्क कंडीशन में हो, वाटर कंडीशन में हो, एक्विटी कंडीशन में हो, तो वहां पे both the succession leads to a common condition that we call magic condition, that we call forest, that we call climax community. अब हम यहाँ पे हाइड्रार्क सक्सेशन की बात कर रहे हैं। हाइड्रार्क सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज किसको माना जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रार्क सक्सेशन में दिस इज द सक्सेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के सक्सेशन के बारे में है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, क्योंकि प्लांट की कम्युनिटी पे ही डिपेंड करती है एनिमल की कम्युनिटी, राइट। पहले हमारे, अगर हम इवोल्यूशन की भी बात करें तो हमारे प्लेनेट पे सबसे पहले प्लांट्स वर डोमिनेटेड। हमारे जो टेरेस्ट्रियल लैंड है उसमें प्लांट्स वर डोमिनेटेड, और बाद में जब प्लांट्स डोमिनेटेड हुए तो बाद में एनिमल्स की स्पीसीज जो है कंपोजिशन स्टार्ट हो गई। आर यू गेटिंग? तो प्लांट से ही सक्सेशन स्टार्ट हुआ है हमेशा। आर यू गेटिंग? तो यहां पे हाइड्रार्क सक्सेशन की हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स को पायोनियर कम्युनिटी माना जाता है। जैसे यहां पे जिरार्क सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी लाइकेन को माना जाता है, ऐसे ही हाइड्रार्क सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी माना जाता है किसको? फाइटोप्लैंक्टन्स को। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन जो है वो पायोनियर कम्युनिटी है इन हाइड्रार्क सक्सेशन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद याद रहे सबमर्ज प्लांट्स डेवलप हुए। सबमर्ज प्लांट्स के बाद फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी लिख सकते हैं आप, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद रीड स्वैम्प। जनरली इसको याद करने में मुश्किल होता है, इस सीक्वेंस को एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डायग्राम के साथ, राइट। रीड स्वैम्प, राइट। रीड स्वैम्प के बाद जो रीड स्वैम्प को आप एम्फीबियंस भी बोलते हैं, एम्फीबियंस प्लांट्स, इनको एम्फीबियंस प्लांट्स कहा जाता है, रीड स्वैम्प्स को, राइट। रीड स्वैम्प्स के बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलप होती है वो डेवलप होती है मार्स
मीडोज। इसके बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड मार्स मीडोज। और मार्स मीडोज के बाद जो स्टेज होती है वो होती है स्क्रब स्टेज। और स्क्रब स्टेज के बाद फिर आपको पता ही है लास्ट में फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हो। फॉरेस्ट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहां पे सबमर्ज प्लांट से लेके स्क्रब स्टेज तक ये सारे के सारे ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी में आते हैं। पायोनियर कम्युनिटी में फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे लाइकेन, ये मॉसिस, ग्रासेस, हर्ब्स, ये सब ट्रांजिशनल कम्युनिटी इन जिराफ सक्सेशन। वहीं सबमर्ज प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, रीड स्वैम्प, मार्स मीडोज, ये सब ट्रांजिशनल कम्युनिटी। और दोनों में फॉरेस्ट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, लाइकेन्स जो होते हैं बेयर रॉक्स पे डेवलप होते हैं, फॉरेस्ट जो है मैजिक कंडीशन में डेवलप होते हैं यहाँ पे भी। तो दोनों ही सक्सेशन जो है लीड्स टू ए मैजिक कंडीशन, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक निमोनिक बताया, लेट मी गेट हाई स्कोर, यू कैन इजिली लर्न बाय दिस टेक्निक, दिस निमोनिक, विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक। ये आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा निमोनिक मैं बता रहा हूँ हाइड्रॉक्स सक्सेशन के लिए। ये फाइटोप्लैंक्टन्स है, जैसे कि इसको हम एक हिंदी वाला निमोनिक ले लेते हैं। पहले सुनो, फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर करो। इज दैट क्लियर बोल दो। तो ये एक टेक्निक है, ये एक निमोनिक है हाइड्रॉक्स सक्सेशन के लिए। पहले सुनो, फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर करो, राइट। पहले P फॉर पहले, P फॉर फाइटोप्लैंक्टन, सुनो सबमर्ज प्लांट, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट, रटो रीड स्वैम्प, मस्त मार्क्स मार्स मीडो, एंड स्कोर करो मतलब स्क्रब स्टेज। तो ये सारी ट्रांजिशनल कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इनकी सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन बन जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन आता ही आता है। इफ यू विल लर्न दिस निमोनिक, यू कैन इजिली लर्न दिस सीक्वेंसिंग ऑफ, राइट, हाइड्रॉक्स सक्सेशन एंड इवन जिराफ सक्सेशन। इसी के साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट यू कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, इकोसिस्टम के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दूसरा डिकम्पोजिशन आपको मैंने बता दिया। तीसरा एनर्जी फ्लो के बारे में मैंने डिस्कस किया, फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, सब डिस्कस कर लिया है। अब जो लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। सो लिसन केयरफुली अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। ध्यान दीजिएगा प्लीज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या क्या है और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं आपके सिलेबस में दिए है, आई एम गोइंग टू डिस्कस। Now the next topic is nutrient cycling. देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, याद रहे न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, राइट, अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, देयर आर सो मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स
which required for the body building of the organisms, which required for the metabolisms, which required for the synthesis of biochemicals, which required for the synthesis of enzymes. तो लिविंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, लिविंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. बट ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, इन न्यूट्रिएंट्स का भी इंटरेक्शन देखा जाता है बिटवीन बायोटिक. ये न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज होते रहते हैं, ये एक जगह टिकते नहीं है भाई, ये एक्सचेंज होते रहते हैं बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इकोलॉजी इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक्सचेंज करते रहते हैं. सो एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिक एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक between abiotic and biotic components, that you call nutrient cycling. तो how you will define nutrient cycling? This is very easy to learn. तो यहां पे nutrient cycling क्या है? This is the cyclic exchange of nutrients or essential elements. This is cyclic exchange of nutrients or essential elements between biotic and abiotic component. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में साइक्लिक एक्सचेंज टेक प्लेस करता है न्यूट्रिएंट्स का, जिसे कि आप कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, ये भी समझना जरूरी है. तो द साइक्लिक एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक, राइट, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट यू कॉल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो यहां पे बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना जरूरी है. एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स. तो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, सो दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स which required for the body building of organisms, for metabolism, is that clear, and for other activities also. You must understand about this. तो biogenetic nutrients क्या है? Essential elements which required for body building and essential elements which required for body buildings and metabolism. तो वो essential elements जो कि body building और metabolism के लिए required होते हैं, body building and metabolism के लिए required होते हैं, उन essential elements को आप biogenetic nutrients कहते हैं, और उनका cyclic exchange take place करता है between biotic and abiotic components. Are you getting or not? अब यहां पे हम बात करते हैं, एक होता है रिजर्वोयर पूल. यहां पे न्यूट्रिएंट्स का, इन एसेंशियल एलिमेंट्स के दो पूल तैयार होते हैं, एक साइक्लिक पूल और दूसरा रिजर्वोयर पूल. आर यू गेटिंग और नॉट? तो जो रिजर्वोयर पूल होता है, रिजर्वोयर पूल्स के जो एलिमेंट्स है वो स्लोली ट्रांसफर करते रहते हैं अपने आप को साइक्लिक पूल में. याद रहे, द एलिमेंट्स ऑफ रिजर्वोयर पूल, राइट, ट्रांसफर टू द साइक्लिक पूल. और रिजर्वोयर पूल के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है. तो यहां पे एलिमेंट्स ऑफ reservoir pool slowly transfer to the cyclic pool. तो इसके एलिमेंट साइक्लिक पूल की तरफ स्लोली ट्रांसफर होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ रिजर्वोयर पूल, राइट, ट्रांसफर टू दी साइक्लिक पूल. तो इसके एलिमेंट साइक्लिक पूल की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहते हैं
इसे आप रिजर्वॉयर पूल कहते हैं। अब यहां पे राइट, दिस इज रिजर्वॉयर पूल कि यहां पे इसके एलिमेंट्स साइक्लिक पूल की तरफ स्लोली ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, रिजर्वॉयर पूल के जो एलिमेंट्स होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। इसके एलिमेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और रिजर्वॉयर पूल का बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, N2 की फॉर्म में होता है, राइट। N2 की फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लाइफ फॉर्म, राइट, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है। या तो वो अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब जाके प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तब उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो नाइट्रोजन रिजर्वॉयर पूल में आता है। आर यू गेटिंग? इसके बाद हम साइक्लिक पूल की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज साइक्लिक पूल। अगर साइक्लिक पूल की बात करें तो जो साइक्लिक पूल है, राइट, तो साइक्लिक पूल में क्या होता है कि साइक्लिक पूल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो राइट रिपीटेडली एक्सचेंज करते रहते हैं। उनका रिपीटेडली एक्सचेंज होता है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, याद रहे। In this case, the elements in cyclic pool, elements repeatedly exchange between, इसके जो elements है वो repeatedly exchange होते हैं between biotic and abiotic components। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इसके एलिमेंट रिपीटेडली एक्सचेंज होते रहते हैं, इसको आप साइक्लिक पूल कहते हैं। जनरली साइक्लिक पूल के जो एलिमेंट है अगर वो एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन, रिपीटेडली वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में, अगर उनके एलिमेंट्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में रिपीटेडली एक्सचेंज हो रहे हैं, इट मींस दे आर जनरली प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। They are generally present in active form. For example, ऑक्सीजन रिपीटेडली एक्सचेंज होती रहती है, कार्बन रिपीटेडली एक्सचेंज होता रहता है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे रिजर्वॉयर पूल एंड साइक्लिक पूल। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजर साइकिल है, या तो वो गैसियस साइकिल होती है या फिर वो सेडिमेंट्री साइकिल होती है। तो दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल देखी जाती है, याद रहे आपको। यहां पे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, या तो वो साइकिल गैसियस साइकिल होगी या फिर वो सेडिमेंट्री साइकिल होगी। आइदर दिस इज गैसियस साइकिल और दिस इज सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली गैसियस साइकिल? तो यहां पे अगर बात की जाए गैसियस साइकिल की, तो गैसियस साइकिल का मतलब क्या है? इट मींस यहां पे जो रिजर्वॉयर पूल है वो एटमॉस्फेयर होता है और यहां पे जो एक्सचेंज होता है एलिमेंट्स का बिटवीन गैस फॉर्म या वेपर फॉर्म, याद रहे गैसियस साइकिल क्यों बोलेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पे exchange of nutrients or elements, in this case nutrients या elements का जो exchange take place करता है between gaseous form और vapor form, या तो वो vapor form में exchange होता है या फिर गैस फॉर्म में exchange होता है, इसलिए gaseous cycle बोला जाता है ऐसे nutrients के लिए, right, that exchange between gaseous form and vapor form। और गैस और वेपर फॉर्म जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो इसका जो रिजर्वॉयर माना जाता है वो एटमॉस्फेयर माना जाता है। सो द रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल इज, रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल का जो रिजर्वॉयर होता है, द रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल इज एटमॉस्फेयर। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका जो रिजर्वॉयर होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। एग्जैक्टली रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल
एटमॉस्फेयर। और गैसियस साइकिल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल में आता है, ऑक्सीजन साइकिल गैसियस साइकिल में आता है, हाइड्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल में आता है, नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल में आता है। तो ये सब गैसियस साइकिल के एग्जांपल है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो इसलिए इनके लिए गैसियस साइकिल विल बी एप्रोप्रिएट साइकिल, राइट। इसके बाद यहां पे सेडिमेंट्री साइकिल की हम बात कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर सेडिमेंट्री साइकिल की बात की जाए तो सेडिमेंट्री साइकिल क्या है? तो सेडिमेंट्री साइकिल में होता क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन केस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली? तो सेडिमेंट्री साइकिल में जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये अर्थ क्रस्ट और लिविंग बींग्स के बायोटिक और अबायोटिक सॉइल और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स जनरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इनके लिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इस्तेमाल करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो यहां पे सच एलिमेंट्स आर मेनली फाउंड इन या आप ये कहिए इनका जो रिजर्वोयर पूल होता है या तो सॉइल होती है या फिर अर्थ क्रस्ट इनका रिजर्वोयर पूल होता है, ऐसी साइकिल को आप सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। एनसीईआरटी में इसके दो बढ़िया एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल पूछने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है, सल्फर जो साइकिल है वो भी सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। और एनसीईआरटी में यहाँ पे इकोसिस्टम चैप्टर में टू मेजर इंपोर्टेंट साइकिल्स आर गिवन। नंबर 1 इज कार्बन साइकिल, नंबर 2 इज फास्फोरस साइकिल, उसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज बोथ साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इन डिटेल, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बन साइकिल। जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, वन इज गैसियस साइकिल, अनदर इज सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल यानी कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट। तो कार्बन साइकिल भी एक गैसियस साइकिल में ही आती है। सेडिमेंट्री साइकिल यानी कि वहां पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स जो होते हैं विच प्रेजेंट इन सॉइल और अर्थ क्रस्ट। इसमें जो है फास्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आती है। So there are two cycle which is given in this chapter, which is given in your syllabus. Number 1 is phosphorus cycle and number 2 is carbon cycle. So I am going to discuss about both cycles, right? Number 1 that I am going to start carbon cycle. देखिए कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्बन का एक अलग ही अपना इंपोर्टेंस है लिविंग बींग्स की बॉडी बिल्डिंग में, लिविंग बींग की कंपोजिशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में। माना जाता है कि कार्बन जो है वाटर के बाद सबसे अबेंडेंट मॉलिक्यूल है, अबेंडेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कार्बन माना जाता है, राइट, आफ्टर वाटर। ये बात आपको याद रखनी है, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आफ्टर वाटर इज कार्बन, राइट। कार्बन जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑल आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये सेल्स जो होते हैं इनका जो मेजर कंपोजिशन है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म की मेजर कंपोजिशन होती है कार्बन। अब प्रोटोप्लाज्म में कार्बन प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, in the form of proteins, in the form of lipids, in the form of nucleic acid. Carbon is everywhere. Are you getting? तो ये सब इंपोर्टेंस है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट इंपोर्टेंस, अबाउट सोर्स, राइट, अबाउट साइक्लिंग, अबाउट एडिशंस। ये सब मैं डिस्कस करूंगा इन बोथ साइकिल्स, कार्बन साइकिल एज वेल एज इन फास्फोरस साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के जो इंपोर्टेंस है, कार्बन जो है दैट इज कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपोनेंट होता है ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लाइक कार्बोहाइड्रेट में होता है, लिपिड्स में होता है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इन सब में कार्बन होता है। ये इंपॉर्टेंस है।
49% of dry weight of organism is carbon. याद रहे, this can frame as question in your exam. This value is also given in NCERT book. 49% of dry weight of living organism is carbon. Are you getting or not? इसके अलावा next only to water in abundance. This is next only to water in abundance. ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. ये दोनों ही क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम. इज दैट क्लियर? तो नीट एग्जाम में दोनों क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. 49% of your dry weight of your body, right, is carbon or the living organism, and this is the second most abundance, right, after water. इसके बाद इसके जो मेजर सोर्सेज हैं, 71% कार्बन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन फ्रेम. ये जितनी भी वैल्यूज हैं एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ये वैल्यूज आपको याद रखना है. 71% कार्बन जो होता है प्रेजेंट होता है ओशियन में इन डिसॉल्व फॉर्म, राइट, फाउंड इन ओशियन इन डिसॉल्व फॉर्म. CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. कार्बोनेट्स एंड ग्रेफाइट्स की फॉर्म में भी कार्बन प्रेजेंट होता है रॉक्स में. रॉक्स में कार्बोनेट्स और ग्रेफाइट्स की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है. याद रहे, एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में है, राइट. ओशियन में डिसॉल्व फॉर्म में है 71% का कार्बन. सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर या ओशियन दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कार्बन ओशियन में है. 71% डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है. इसके अलावा रॉक्स में ग्रेफाइट्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन अबंडेंट अमाउंट में होता है. देखा होगा आपने जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल है, इन सबको आप जब आप बर्न करते हैं अबंडेंट अमाउंट में कार्बन निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस भी निकलती हैं. तो फॉसिल फ्यूल ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ कार्बन. याद रहे. तो ये सोर्सेज हैं, इंपोर्टेंस बता दिया. इसके बाद सर्कुलेशन कहां कहां होता है कार्बन का. कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म. तो कार्बन साइक्लिंग जो टेक प्लेस करता है एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसकी साइक्लिंग, इसका सर्कुलेशन चलता रहता है. इसके बाद इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. कार्बन का यूटिलाइजेशन, इस वैल्यू को आपको याद रखना है. इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन. 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन फिक्स्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली इन बायोस्फीयर. हमारे बायोस्फीयर में 4 × 10⁻13, फिर से बोल रहा हूं, 4 × 10⁻13, 4 × 10⁻13, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन फिक्स करते हैं प्लांट्स हमारे बायोस्फीयर में इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है. CO2 तो चाहिए ही चाहिए. और कितना यहां पे कार्बन चाहिए? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन. इतना एनुअली प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फिक्स कर लेते हैं. आर यू गेटिंग? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मैं अलग से बता दिया ये आपको. यहां पे एडिशन, अब हम एडिशन की बात करते हैं. कार्बन कहां कहां एडिशन होता है, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ऐड होता है, या ओशियन में किस तरीके से ऐड होता है. कार्बन जो होता है रिटर्न टू एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज. हम रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. यू इंस्पायर्ड, यू एक्सपायर्ड, राइट. एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं. तो एक्सहेलेशन में आप CO2 निकालते हैं. हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज, और जैसे ही CO2 बनती है उसको हम एक्सहेल आउट कर देते हैं. वो CO2 भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाके स्टोर हो जाती है, राइट. तो रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज बाय द एनिमल्स. इज दैट क्लियर? इवन बाय द प्लांट्स आल्सो. प्लांट्स में भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती है, बट प्लांट्स द मेजॉरिटी ऑफ CO2 कैन यूटिलाइज थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट एनिमल कांट डू दिस, राइट. एनिमल्स ये नहीं कर सकता है, तो वो प्योर अपना CO2 बाहर निकाल देता है. इसके अलावा बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस से भी CO2 निकलती है. फॉरेस्ट फायर से भी कार्बन निकलता है. फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन निकलता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी कार्बन निकलता है. रैपिड डिफॉरेस्टेशन जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, फॉरेस्ट फायर जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है, तो इन एक्टिविटीज से भी कार्बन एटमॉस्फेयर में ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, कार्बन निकलता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन. एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं बुक में, वो डायग्राम्स देखने बहुत जरूरी है. एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बारी उन डायग्राम्स को जरूर देखना, नजर मारना उन डायग्राम्स पे. उनकी लेबलिंग पूछ ली जाती है, तो डायग्राम्स आपको याद करने हैं अपने पार्ट पे. बाकी डायग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर कर दी है. इसके बाद हम फास्फोरस साइकिल की बात करते हैं. जैसे कि कार्बन साइकिल एक गैसियस साइकिल है, फास्फोरस साइकिल एक गैसियस साइकिल नहीं है. फास्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है. इसको सेडिमेंट्री साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फास्फोरस का जो सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट है.
या रॉक्स में, रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनती है, सॉइल के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में या गैसियस फॉर्म में फास्फोरस नहीं पाया जाता। फास्फोरस के भी अपनी तरह कार्बन की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंस है। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस। इवन फास्फोरस मेजर पार्ट्स ऑफ आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की, उसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो फास्फोरस में भी पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोरस में भी पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। काफी सारे लिविंग मॉलिक्यूल्स में फास्फोरस होता है। एटीपी जो कि एक एनर्जी करेंसी है, उसमें भी फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस से काफी सारे लिविंग मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो फास्फोरस का भी अपना ही एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंपोर्टेंस से। तो इंपोर्टेंस की हम बात करें तो ये एक मेजर कंपोनेंट है। दिस इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें फास्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में भी फास्फोरस होता है। सेलुलर एनर्जी, एनर्जी करेंसी जिसको आप एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? फास्फोरस कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, राइट? तो ये सब इंपॉर्टेंस है। आफ्टर नाइट्रोजन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। मैं फिर से बता रहा हूं, ये नीट वाले एग्जाम में आ सकता है। इट कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम, राइट? आफ्टर नाइट्रोजन फास्फोरस सेकंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट कौन सा है, सो यू विल गिव द आंसर नाइट्रोजन, राइट? मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज नाइट्रोजन, बट सेकंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज फास्फोरस। ये बात आपको याद रखनी है। मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज नाइट्रोजन एंड सेकंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज फास्फोरस। मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज नाइट्रोजन एंड सेकंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज फास्फोरस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर नीट एग्जाम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम सोर्स की बात कर लेते हैं, नेचुरल रिजर्वोयर की बात कर लेते हैं। इसका नेचुरल रिजर्वोयर होता है रॉक। रॉक की वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन होती है। रॉक इज द सोर्स ऑफ फास्फोरस। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसका जो सोर्स है वो है रॉक, राइट? रॉक से सॉइल में जाता है, सॉइल से जो है वो प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में जाएगा, एनिमल से डिकम्पोजर्स में जाएगा। तो ये साइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है फास्फोरस साइकिल का भी। साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, एब्जॉर्ब बाय रूट्स बाय द प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। उसके बाद एनिमल्स प्लांट से ले लेते हैं। एनिमल गेट थ्रू प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स प्लांट से ले लेते हैं। इस तरीके से प्लांट्स में भी फास्फोरस सप्लाई हो जाता है, एनिमल्स में भी फास्फोरस सप्लाई हो जाता है, राइट? इसमें एडिशन की हम बात करते हैं, सॉइल में कैसे ऐड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है ऐड होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऐसे ही फास्फोरस भी ऐड होता है सॉइल में। इसका जो सोर्स है वो सॉइल है या फिर अर्थ क्रस्ट है। तो ये सॉइल या अर्थ क्रस्ट में किस तरीके से ऐड होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एडेड टू सॉइल सॉल्यूशन थ्रू वेदरिंग बाय डिकम्पोजिशन एंड एनिमल एक्सक्रीशन। एनिमल एक्सक्रीशन के थ्रू सॉइल में ऐड हो सकता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू सॉइल में ऐड हो सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? रॉक वेदरिंग के थ्रू सॉइल में ऐड हो सकता है, वेदरिंग के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू, एनिमल एक्सक्रीशन के थ्रू सॉइल के अंदर फास्फोरस ऐड हो सकता है। ये ऐड होने का तरीका है। इसके बाद ये फास्फोरस साइकिल एनसीईआरटी में भी दी है। इसकी लेबलिंग जो है पूछ ली जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ हुई है, दैट इज फास्फोरस साइकिल एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट? एंड इट कैन कम इन योर एग्जाम। इसकी लेबलिंग पूछ ली जाती है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साइकिल में जनरली कोई एक पार्ट मिस कर देंगे, एबीसी लिख देंगे, तो उसकी लेबलिंग आपको कंप्लीट करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है। अब ये फास्फोरस साइकिल कहां से स्टार्ट करते हैं? देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। रॉक मिनरल्स है, रॉक की वेदरिंग होती है तो सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल के अंदर फास्फोरस जाएगा। सॉइल से प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट अपटेक कर लेते हैं। अपटेक देखिए, अपटेक बाय प्रोड्यूसर्स और प्लांट। अब इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर अपटेक कर लेते हैं और अगर ये प्रोड्यूसर्स डाई हो जाते हैं तो इनके जो लिटर्स हैं वो डेट्रिटस बनाते हैं। कंज्यूमर डाई हो गए तो वो भी डेट्रिटस बनाए, राइट? और फिर डेट्रिटस से फिर वो डेट्रिटस का जब डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे आप डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं। जब डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन के बाद ये फास्फोरस फिर से सॉइल सॉल्यूशन बना देगा। तो याद रहे, रॉक मिनरल से सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन से प्रोड्यूसर्स ने अपटेक किया और जब प्रोड्यूसर्स डेड हो जाते हैं तो उनके लिटर्स जो है डेट्रिटस बनाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? तो वहां पे फिर से वो डेट्रिटस बन गए। प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं कंज्यूमर्स, फिर वो भी डेट्रिटस बनाएंगे और डेट्रिटस का जब डिकम्पोजिशन होगा वो फिर से सॉइल सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर से सॉइल सॉल्यूशन को जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फास्फोरस साइकिल है। दिस इज व्हाट? दिस इज फास्फोरस साइकिल। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विस की।
अगर बात की जाए इकोसिस्टम सर्विस की, तो इकोसिस्टम हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मैं नेचर में एग्जिस्ट करता हूं, आप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी सराउंडिंग में स्पीसीज हैं सभी एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश एनिमल ऑफ द नेचर। नेचर का सबसे सेल्फिश एनिमल ह्यूमन बीइंग माना जाता है। हम नेचर को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। नेचर से आप अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट इज ओके, बट व्हेन नीड्स टेंड्स टू ग्रीड, जब आपकी जरूरतें आपकी ग्रीड में बदल जाती है, आपके लोभ में बदल जाती है, अत्यधिक लोभ हानिकारक है नेचर के लिए। तो नेचर सब डिस्ट्रॉय कर देता है, नेचर तबाही मचा देता है। तो जो भी आपको मिल रहा है आपके नेचर से ही मिल रहा है, राइट। नेचर से आपको बहुत कुछ मिलता है। नेचर से आपको ऑक्सीजन मिलता है, नेचर से आपको फूड मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। नेचर से आपको सब कुछ नेचर से ही मिलता है, राइट। और ये सब कुछ जो आपको नेचर से मिलता है उसे आप इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज भी कह सकते हैं। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम सर्विस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। अगर इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें, प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि जो भी इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूजफुल है, उसको आप इकोसिस्टम सर्विसेज कहेंगे, राइट। इकोसिस्टम प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम हैव एनवायरनमेंट, एस्थेटिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। एनवायरमेंट वैल्यू होती है इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स की, एस्थेटिक वैल्यू होती है इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स की, राइट। और इसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स की। आप अपनी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं इकोसिस्टम के प्रोडक्ट से, आप हेल्थियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इकोसिस्टम के प्रोडक्ट से, राइट। और एस्थेटिक वैल्यूज तो होती ही है, राइट, आर नेम एज इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर बेस्ट सर्विस इकोसिस्टम मस्ट बी हेल्दी। एक बेस्ट सर्विस के लिए इकोसिस्टम का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर बेस्ट फॉर बेस्ट सर्विस इकोसिस्टम मस्ट बी हेल्दी, वी हैव टू क्लियर इट कि बेस्ट सर्विस के लिए इकोसिस्टम हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब इकोसिस्टम के सर्विसेज की बात करते हैं। इकोसिस्टम से आपको क्या क्या सर्विस मिलती है? प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर प्योरीफाई होती है, वाटर प्योरीफाई होता है बाय हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम एयर को प्योरीफाई कर देता है, वाटर को प्योरीफाई कर देता है। मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड, फ्लड और ड्रॉट्स को रोकता है, कम करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल ये भी एक इकोसिस्टम प्रोडक्ट है। जनरेटिंग फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल को बनाना भी इकोसिस्टम प्रोडक्ट है, इकोसिस्टम सर्विस है। मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखना भी इकोसिस्टम सर्विसेज है। पॉलिनेटिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स पॉलिनेशन होगा तभी फूड क्रॉप्स की पैदावार बढ़ेगी, तो ये भी इकोसिस्टम सर्विस में आता है। प्रोवाइड एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज, तो ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज का पार्ट है। तो इकोसिस्टम से आपको बहुत कुछ मिलता है, राइट। इकोसिस्टम से आपको जो है बहुत कुछ मिल जाता है, राइट। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सब कुछ आपको इकोसिस्टम से मिलता है, और एक इकोसिस्टम का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, राइट, फॉर बेस्ट सर्विसेज। तो बेस्ट सर्विस के लिए उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें, इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताए कि आपको इकोसिस्टम से मिलते हैं, ये सब इकोसिस्टम सर्विस में है। अगर यहाँ पे आप देखें, जनरली ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पे कोई मैन पावर नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई लेबर नहीं लग रही है ये सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली नेचर आपको दे रहा है, इकोसिस्टम आपको दे रहा है, राइट। इसका कोई प्राइस नहीं है। पहली बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए एक पुट किया प्राइस टैग, राइट। पर ईयर आपको इकोसिस्टम, राइट, कितनी सर्विस देता है। उन्होंने उसको इमेजिन किया कि अगर ये सारा काम जो इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स से आपको मिल रहा है, इकोसिस्टम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये लेबोरियस हो या ये इस काम को मैन करे, ये मैन मेड वर्क हो, मैन मेड पॉलिनेशन हो, राइट, तो सब कुछ ये सारा काम अगर मैन मेंटेन करे, नेचर मेंटेन ना करे, तो यहाँ पे कितना प्राइस टैग हो सकता है। सो यू कैन इमेजिन, सोचो तो कितना प्राइस टैग। ये सर्विस, अगर इस सर्विस को नेचर आपको प्रोवाइड करता है, नेचर ऑटोमेटिकली अपना काम करता है और ये सारी सर्विस आपको देता है। लेकिन अगर ये सारी सर्विस आपको लेनी है खुद से, आपको पैसे खर्च करने पड़े इन सारी सर्विसेज के लिए, आपको मैन पावर की जरूरत पड़े इन सभी सर्विस को पूरा करने के लिए, तो मैन पावर, ह्यूमन बीइंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत ही सेल्फिश एनिमल है।
वो परोपकार के लिए तो काम करेगा नहीं ना, वो तो कमाने के लिए भी काम करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगर ये सारा काम मैन पावर से कराया जाए तो यहाँ पे कितना प्राइस टैग आप लगाएंगे इन सब सर्विसेज के लिए, तो आप ये मुझे सोच के बताइए। सोचिए जरा, सोचो जरा कि कितना लगना चाहिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए मैं बता ही देता हूं आपको, यहां पे जो प्राइस टैग लगाया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। साइंटिस्ट वाज नेम रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के साइंटिस्ट ने इको सर्विस सिस्टम सर्विस के लिए एक प्राइस टैग पुट किया। पुट ए प्राइस टैग, मार्कर काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। पुट ए, इन्होंने एक प्राइस टैग पुट किया इकोसिस्टम सर्विस के लिए, याद रहे। पुट ए प्राइस टैग and this price tag was US $33 trillions। देखिए इतना ज्यादा प्राइस टैग था, इन्होंने एक प्राइस टैग पुट किया 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये क्या लिखा है? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इतना प्राइस टैग पुट किया इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए पर एनम, यानी कि ये एनुअली था कि एनुअली इकोसिस्टम सर्विसेज आपको इस प्राइस में मिलती हैं। ये प्राइस है, अगर प्राइस रखा जाए तो 33 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर का प्राइस होगा इन सब इकोसिस्टम सर्विस के लिए। एंड दिस प्राइस टैग वाज पुट बाय रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने ये प्राइस टैग पुट किया एंड दिस प्राइस टैग इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द वर्ल्ड जीडीपी। तो वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है उस वर्ल्ड जीडीपी का लगभग ये ट्वाइस है, लगभग 2 गुना है, याद रखें। दिस प्राइस टैग अप्रोक्स ट्वाइस ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 2 गुना है। अब वर्ल्ड जीडीपी कितनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो यहां पे जो वर्ल्ड जीडीपी है वो है राइट 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर। पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है राइट, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी। और इकोसिस्टम सर्विस पे जो प्राइस टैग लगाया 33 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 2 गुना आप मान सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स। तो ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने प्राइस टैग पुट किया राइट। सबसे ज्यादा जो इको सिस्टम सर्विसेज मिलती हैं राइट, यहां पे मैं कुछ आपको और कैलकुलेशन बता देता हूं। सॉइल फॉर्मेशन में के लिए सबसे ज्यादा इकोसिस्टम सर्विस इस्तेमाल होती है, मोर देन 50%। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिक्रिएशन में किसी भी सिस्टम को रिक्रिएशन करने के लिए भी लगभग 10% सर्विस में इस्तेमाल की जाती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में लगभग लेस देन 10%। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए लगभग 6%। ये एक डाटा है, ये आपको राइट आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की मेंटेनिंग के लिए कितनी इकोसिस्टम सर्विस लगती है, ये भी लगभग 6%। तो ये कुछ डाटा है, ये मेरे को बताना था आपको, मैंने बता दिया। तो इसी के साथ इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 5 इज कंप्लीट, और लेक्चर नंबर 5 के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट राइट। इसके बाद अगले चैप्टर में अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। माय नेक्स्ट चैप्टर इज दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक राइट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ये यहाँ पे आपको किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके पढ़ना है,
यहाँ पे आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है और ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन लिखवाई है इनके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा और उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, अब चाहे वो नीट ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वैसे तो यहाँ पे लेक्चर वाइज आपको क्विज भी दी जाती है, वो भी आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा भी जो आपके पास मटेरियल है क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। ये मेरी आपके लिए एक सजेशन है, राइट, कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।